हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोम प्रकाश और आज का हमारा जो टॉपिक है चैप्टर सेकंड की मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो इसमें हम कुछ मिले जुले क्वेश्चंस करते हैं जो कि हम तीनों एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं। तो यहाँ पर आते हैं एक्सरसाइज पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अ रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स and relation g is defined by gx so that f is a function and g is not a function। तो मेरे पास यहाँ पर दो फंक्शन दिए हुए हैं। fx को डिफाइन किया गया है एक्स स्क्वेयर इफ x लाइज बिटवीन लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बीच में अगर आपका x लाई करता है फंक्शन fx होगा 3x के इक्वल इफ़ 3 इज़ लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ को चेक करते हैं। हमारे फंक्शन की fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x लाइन बिटवीन 0 to 3। तो 0 और 3 के लिए सभी पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन होता है क्योंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है। और पोलिनोमियल जो फंक्शन होता है वो सभी रियल वैल्यूज़ पे डिफाइन होता है। सभी रियल वैल्यू पर उसकी कोई ना कोई रियल वैल्यू रहती है। तो यहाँ पर सभी रियल वैल्यूज़ के लिए जो कि इस इंटरवल में लाई करती हैं उन सभी पर ये डिफाइन है। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3। आल्सो 3 to 10 के बीच में अगर आप वैल्यू लेते हैं तो एफ एक्स हमारा 3x है। ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है। तो आप इसमें भी x की कोई भी रियल वैल्यू रख लें तो उस चीज़ के लिए भी डिफाइन होगा। तो हमारा जो एफ एक्स है इक्वल टू 3x इज़ डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 3 to 10। 3 से लेकर 10 तक के सभी जितने भी रियल नंबर हैं उन सभी पर ये फंक्शन आपका डिफाइन है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो x लेस देन इक्वल टू भी है। तो x 3 के लिए ये भी हमारा फंक्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो 3 पर हम देखते हैं तो व्हेन x इज इक्वल टू 3 मेरे पास मैं लेता हूँ तो फ्रॉम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ से मेरे पास एफ ऑफ 3 बनेगा 3 का स्क्वायर एक्स जो कि 9 होता है। और फ्रॉम एफ एक्स इक्वल टू 3x यहाँ से अगर मैं एफ ऑफ 3 निकालता हूँ तो 3 इंटू 3 दैट इज़ इक्वल टू 9 बनता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी इस इंटरवल में ऐसी 0 से लेकर 10 तक कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर हमारे जो फंक्शन है उसकी यूनिक वैल्यू ना आती हो। सिर्फ हम 3 पे डाउटफुल थे तो हमने यहाँ पर देखा एफ ऑफ 3 फंक्शन में एफ ऑफ 3 हमेशा 9 आ रहा है, चाहे फंक्शन ये हो चाहे ये हो, यानी कि एक ही वैल्यू दे रहा है, दो अलग अलग वैल्यू नहीं दे रहा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर एफ इज़ डिफाइंड and has a unique image at x is equal to 3, hence fx is a function। तो fx हमारा एक फंक्शन है। अब यही चीज़ हम gx के लिए चेक करते हैं। मेरे पास gx दिया हुआ है हमें एक्स स्क्वेयर इफ़ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 एंड 3x इफ़ 2 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। तो अगर हम इन दोनों फंक्शंस को देखते हैं तो एक्स स्क्वेयर मेरे पास है इस इंटरवल में 0 to 2 के बीच जितनी भी रियल वैल्यूज़ हैं उन सभी पे फंक्शन हमारा एक्स स्क्वेयर है।
जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वो सभी रियल वैल्यूज़ पर डिफ़ाइन होता है। यहाँ पे लिखेंगे gx इज़ डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2, इक्वल लगे हुए हैं दोनों में, तो क्लोज्ड इंटरवल में इंक्लूड करेंगे हम इस चीज़ को। एंड आल्सो gx दैट इज इक्वल टू 3x मेरे पास है, इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 2 to 10। तो इस इंटरवल में डिफाइन है, हमने सिर्फ एक चीज़ को देखना है कि ये 2 पर वैल्यू क्या देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2 मैं लेता हूँ, तो फ्रॉम gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन से मेरे पास क्या रहता है, तो g ऑफ 2 अगर मैं निकालता हूँ तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा जो कि होता है 4। और सेकंड अगर हम इस चीज़ को gx, हमारे पास 3x भी है, तो अगर g ऑफ 2 निकालता हूँ मैं तो 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6 हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन है gx, रिलेशन gx जो है उसकी x इज इक्वल टू 2 पर दो अलग अलग इमेजेस आ रही हैं, दो अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसा हमारे डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी एक से ज़्यादा इमेजेस हैं, तो हमारा gx जो है वो फंक्शन नहीं होगा। थस gx टेक्स टू डिफरेंट वैल्यूज़ at x is equal to 2, hence gx is not a function। तो जो रिलेशन हमारे पास gx है वो फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन में हम देखते हैं कि डोमेन में जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं उन सभी की एक कोई ना कोई यूनिक वैल्यू होनी चाहिए आपके कोडोमेन में। तो यहाँ पर 2 के लिए दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, तो इसलिए हमारा जो gx है वो फंक्शन नहीं करता। तो fx एक फंक्शन है जबकि gx एक फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पे fx हमें दिया हुआ है, फाइंड दिस। तो fx मेरे पास है एक्स स्क्वेयर, मुझे फाइंड आउट करनी है वैल्यू f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 बाय 1.1 माइनस 1 की। तो पहले आप इस चीज़ के लिए इन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मेरे पास f ऑफ 1.1 इज इक्वल टू 1.1 इट्स स्क्वेयर हो जाएगा। तो 1.1 का स्क्वेयर होता है 1.21। इसी तरीके से f ऑफ 1 निकाल लें, 1 की वैल्यू रख, x की जगह 1 को रख दिया मैंने, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 ही होता है। नाउ f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 बाय 1.1 माइनस 1। तो इस चीज़ की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली है 1.21 माइनस 1 बाय में 1.1 माइनस 1 डिवाइड में है। तो यहाँ से मेरे पास बचता है 0.21, जबकि यहाँ से बचता है 0.1। तो हम डेसिमल हटा लेते हैं, तो ये चीज़ बनेगी 21/100, और यहाँ पे डेसिमल के नाम का 10 ऊपर चला जाएगा, 10/1 आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पर आप एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हैं, 21/10 जो कि इक्वल होता है 2.1 के। तो इस चीज़ की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 2.1 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx। fx मेरे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12। तो जैसे कि हम देख रहे हैं हमारा जो fx है, हमारा जो फंक्शन है वो एक
रैशनल फंक्शन है, ऊपर भी पोलिनोमियल है नीचे भी पोलिनोमियल है, तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उनको हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। तो हमने बताना है कि ये फंक्शन जो है वो इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन में हम वो वैल्यू लेंगे जिन सभी वैल्यूज़ के लिए एफ एक्स रियल आता हो, फंक्शन की वैल्यू रियल आती हो एक्स की वैल्यू डालने पर। तो पोलिनोमियल में जो पोलिनोमियल होती है, कोई भी पोलिनोमियल, वो डिफाइन होती है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सेट ऑफ रियल नंबर। सभी रियल नंबर्स पे उसकी रियल वैल्यूज़ आती हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे पास रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर में हम जानते हैं जो हमारी क्यू एक्स होती है, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्लियरली, हमें दिख रहा है ये क्लियरली, एफ एक्स इज नॉट डिफाइन इफ एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 आता है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू भी नॉट डिफाइन हो जाएगी, यानी कि उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, रियल वैल्यू नहीं होगी कोई भी। तो ये चीज़ अगर 0 के इक्वल है तो हमारा एफ एक्स जो है वो डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ से दैट इम्प्लाइज टू, इस चीज़ के हम फैक्टर बना सकते हैं, x माइनस 6 x माइनस 2, दो फैक्टर इसके बनते हैं। दैट इम्प्लाइज टू x इज इक्वल टू 2 and 6। तो अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हैं तब भी हमारा डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, 6 लेते हैं तब भी डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। 2 और 6 को अगर मैं छोड़ देता हूँ तो बाकी सभी वैल्यूज़ पर ये दोनों ही आपके जो पोलिनोमियल हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले दोनों ही रियल होंगे। सिर्फ हमारे को नीचे वाले के 0 आने से प्रॉब्लम है, ऊपर 0 आए नो प्रॉब्लम। तो देयरफॉर एफ एक्स इज डिफाइन फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट 2 and 6। 2 और 6 को, दो एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी फंक्शंस के लिए हमारा बाकी सभी रियल वैल्यूज़ के लिए हमारा फंक्शन डिफाइन है। देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑन हमारे फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, तो यहाँ माइनस करके आप सिर्फ 2 छोड़ने हैं तो आप सेट से इसको दिखाएंगे, सेट ऑफ दीज टू एलिमेंट्स 2 and 6, दो एलिमेंट हैं सेट के। इन दो एलिमेंट्स को छोड़कर कोई भी रियल वैल्यू आप एक्स की रखेंगे तो हमारे फंक्शन की कोई ना कोई रियल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें आपने, इसको ब्रैकेट करली ब्रैकेट में सेट की फॉर्म में लिखना है क्योंकि सिर्फ 2 ही एलिमेंट लेने हैं, बाकी सारे नहीं। आप इनको गलती से भी इंटरवल की फॉर्म में ना बनाएं क्योंकि इंटरवल में हम इनके बीच के जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं, जबकि सेट में जो आप लिखोगे एलिमेंट सिर्फ वही इंक्लूड होते हैं। तो हमने सिर्फ 2 और 6 को छोड़ना है, बाकी कोई रियल नंबर नहीं छोड़ना। तो 2 और 6 के अलावा बाकी जितने भी रियल नंबर हैं उन सभी के लिए हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स है वो डिफाइन होगा, उसकी कोई ना कोई रियल वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट x माइनस 1। तो रूट के अंदर हमारे पास x माइनस 1 ये हमारा फंक्शन है, तो ये डिफाइन होगा अगर x माइनस 1 हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर आता है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए बस। तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज डिफाइंड इफ x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज टू इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को इधर ले आएंगे। तो x की वैल्यू अगर आप 1 या उससे ग्रेटर रखते हैं तो हमारा जो एफ एक्स होगा वो रियल वैल्यू देगा। तो ये हमारा डोमेन बन गया, देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, तो हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिख देते हैं, इक्वल का साइन है तो 1 इंक्लूड है, 1 to इन्फिनिटी। तो यहाँ क्लोज्ड लेंगे लेकिन इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन इंटरवल रखते हैं। तो ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल में आप इस चीज़ को लिखोगे
तो मेरा जो फंक्शन बनेगा वो ये चीज़ बनेगा हमेशा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी रियल वैल्यू आप रख दें तो 1 से बड़ी सभी रियल वैल्यू जो होंगी उन सभी के लिए मेरा फंक्शन डिफाइन है। तो हमारा जो इंटरवल होगा 1 to इन्फिनिटी ये आपका डोमेन होगा। अब हम इस चीज़ के लिए वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारी रेंज क्या होगी। ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या क्या होंगी, इस चीज़ को हम देखते हैं। तो इस चीज़ में मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास 1 है, अगर मैं 1 लेता हूँ तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी और उसके बाद जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा जो फंक्शन है फंक्शन भी बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to इन्फिनिटी f(x) इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो f(x) की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर रहेगी, क्योंकि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट भी बढ़ता जाएगा। 1 रखने पर ये 0 होगी, तो लीस्ट वैल्यू हमारी 0 होगी। तो 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू आ सकती है हमारे फंक्शन की, x के ऊपर डिपेंड करेगा वो। तो देयरफॉर रेंज जो होगी हमारी, रेंज ऑफ f(x) दैट इज़ इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी तक की कोई भी वैल्यू इसमें आ सकती है, जबकि हमारा जो डोमेन है वो 1 से ग्रेटर रखना है आपने। वैल्यू 0 या 0 से बड़ी कोई भी रियल नंबर आ सकती है, रियल वैल्यू आएगी। तो ये हमारा डोमेन था। x की वैल्यू जो आप रख सकते हैं जिससे कि हमारा फंक्शन डिफाइन हो, और x की वैल्यूज़ रखने पर हमारे जो फंक्शन की वैल्यू आती हैं वो हमारी रेंज होती है। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकती है। तो ये आपकी रेंज बन गई है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। तो हमें पता है कोई भी मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो सभी रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। तो इसका जो डोमेन होगा वो सभी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे f(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R मीन सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो देयरफॉर जो डोमेन आपका बनेगा, डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। तो सभी रियल नंबर जो हैं वो इसका डोमेन होंगे। आप x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। नाउ रेंज की बात हम करते हैं। तो हमारे पास फंक्शन जो है वो मोड ऑफ x माइनस वाई x माइनस 1 का मॉडुलस है, और जो मॉडुलस की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है, कभी भी नेगेटिव नहीं आती। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 वैल्यू होगी अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो, इसके अलावा 1 को छोड़कर x की वैल्यू कोई भी नंबर आप रखो तो अगर वो माइनस भी बनता है तो मोड की वजह से प्लस बन जाता है। तो मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है, मीन्स हमारा जो f(x) है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो देयरफॉर रेंज हमारे पास बनती है इस चीज़ की क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, इधर ओपन रखेंगे तो सेमी क्लोज इंटरवल लेंगे। 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू हमारे फंक्शन की आ सकती है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ही इसमें आएंगी, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी। चाहे हम x नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रियल नंबर रखें तो फंक्शन की वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की कोई भी वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो ये रेंज थी हमारी 5th में। क्वेश्चन 6 आपको कहता है f(x) मेरे पास दिया हुआ है
ordered pair x and x square by 1 plus x square such that x belongs to R set of real numbers। तो ये हमारा फंक्शन है R to R डिटरमाइन द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो हमने इसमें सिर्फ रेंज बतानी है फंक्शन की क्या है। तो अगर मैं इसी सब में डोमेन की बात करता हूँ तो क्योंकि हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये डोमेन तो फर्स्ट एलिमेंट होता है जो डोमेन के लिए होता है। तो डोमेन कोई भी रियल नंबर है तो f(x) में हमारे पास इस चीज़ को मैं चेक करता हूँ, हमारा जो रेंज बनेगी वो इस चीज़ को सेकंड एलिमेंट जो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर के, उनके सेट को हम रेंज बोलते हैं। तो हमारे पास ये चीज़, इस चीज़ को मैं लेट कर लेता हूँ y के इक्वल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इधर आप इसको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं, इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा y प्लस एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। यहाँ से आप एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई, दैट इम्प्लाइज टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कॉमन 1 माइनस वाई हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज टू y बाई 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, दैट इम्प्लाइज टू स्क्वेयर को इधर लेके आओगे तो ये रूट में बन जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ y बाय 1 माइनस वाई। तो ये मेरे पास बन जाता है। अब मैं इसमें यहाँ पर देखता हूँ, क्योंकि हमारा जो x है वो रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो y कब रियल होगा, ये चीज़ हमारी रियल कब होगी, क्योंकि x इसके इक्वल आ रहा है। तो सिंस x इज अ रियल नंबर देयरफॉर, तो ये चीज़ कब रियल होगी, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट कभी भी रियल नहीं होता। तो ये चीज़ रियल होगी आपकी इफ़ ये पूरी पॉजिटिव हो। तो ये पूरी पॉजिटिव कब होगी, इफ़ y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन 0। इस चीज़ को थोड़ा सा समझें आप। ये चीज़ पॉजिटिव कब होगी, अगर आपका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। न्यूमरेटर 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो और डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हो, दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपका जो x है वो पॉजिटिव, यानी कि ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी और ये पॉजिटिव आएगी, तो ये चीज़ आपकी रियल वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ माइनस वाई ग्रेटर देन -1। तो यहाँ से मैं y को कैंसिल करूँगा। मैंने कल भी आपको इससे पिछली वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी कि अगर हमारे पास इनइक्वालिटी है, मीन्स इक्वल की बजाय ग्रेटर देन या लेस देन का साइन है और आपको माइनस कैंसिल करना है, तो हम इक्वल की तरह माइनस से माइनस कैंसिल नहीं करते, बल्कि नेक्स्ट स्टेप में माइनस को हटा देते हैं। तो इधर y और इधर 1 बच जाएगा और जो बीच में इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है, ग्रेटर देन लेस देन में चेंज होता है, लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ होगी पॉसिबल अगर आपका y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, 0 या 0 से बड़ा है या 1 से छोटा है, तब आपकी ये चीज़ पॉजिटिव आएगी। दैट इम्प्लाइज टू y इज़ लेस देन 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर या तो आपकी वैल्यूज़ ये आ जाएं। अब यहाँ पर एक बात और मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, इस चीज़ को ध्यान से समझें। हमने यहाँ पर लिया कि अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव बनेगी, लेकिन इसमें एक केस और भी बनता है कि अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं तब भी ये चीज़ पॉजिटिव बन जाएगी। तो हम उस केस को भी देखेंगे। यहाँ पर मैं केस 1 लिख देता हूँ इस चीज़ में। तो ये चीज़ तब होगी अगर आपका y जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तभी ये चीज़ आपकी पॉजिटिव बन सकती हैं दोनों। सेकंड केस को मैं देखता हूँ। सेकंड केस में अगर मैं लेता हूँ केस
2 if y is less than equal to 0 मीन 0 या नेगेटिव नंबर हो, एंड 1 माइनस वाई इज़ लेस देन 0, क्योंकि ये तो 0 के इक्वल तो हो नहीं सकता, तो गलती से भी आपने इक्वल नहीं लगाना क्योंकि डिनोमिनेटर है। तो किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 0 है तो वो वैसे ही डिफाइन नहीं होगा फंक्शन हमारा। तो यहाँ से माइनस वाई लेस देन -1 आ गया, दैट इम्प्लाइज टू वाई इज़ ग्रेटर देन 1 हो गया। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि y जो है या तो आपका 0 से लेस देन हो या इक्वल हो, या फिर y ग्रेटर देन 1 हो। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, या तो y 0 या 0 से छोटा होगा या फिर y 1 से बड़ा हो सकता है। कोई भी इसमें ऐसा नंबर नहीं आ रहा जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। तो यहाँ पर लिख देंगे दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास जो x है उसकी वैल्यू सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल आ रही है। ये चीज़ रियल तभी बनेगी अगर आपके पास y की वैल्यू इनके बीच में रहती है। तो x कोई भी रियल नंबर ले लें तो ये चीज़ हमारे पास रियल तभी आएगी अगर आप इसके बीच में रखते हैं। तो हमारे पास जो रेंज हो गई वो ये रेंज आ जाएगी 0 से लेकर 1 तक की वैल्यूज़, 0 इंक्लूड है 1 इंक्लूड नहीं है। तो ये वाली कंडीशन तो हमारे पास पॉसिबल है नहीं। तो देयरफॉर रेंज ऑफ f(x) जो मेरे पास है वो आ जाएगी आपका क्लोज इंटरवल 0 to 1, इधर ओपन इंटरवल लेंगे आप। तो 1 इंक्लूड नहीं है, 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी जितनी भी रियल वैल्यूज़ हैं उन्हीं में से कोई एक वैल्यू हमारे फंक्शन की आएगी, चाहे एफ एक्स कोई भी रियल नंबर क्यों ना ले ले। और ऐसा क्यों होगा ये चीज़ को भी हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। अब अपने फंक्शन को देखते हैं हम। हमारे पास जो फंक्शन है ये चीज़ है y की वैल्यू। तो अगर आप x की कोई भी रियल वैल्यू रखोगे तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से हमेशा ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर x² हमेशा 1 + x² से छोटा रहेगा। दैट्स वाई इस चीज़ को जब आप इससे डिवाइड करोगे तो ये हमेशा 1 से छोटी वैल्यू ही देगा, 1 से बड़ी वैल्यू नहीं दे सकता। और ये नेगेटिव लेंगे ही नहीं हम, क्योंकि x², इधर भी x का स्क्वायर है, ये चीज़ कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती। तो इस तरीके से भी अगर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन देखते हैं तब भी हमारा जो रेंज है वो 0 और 1 के बीच में ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 बहुत सिंपल सम है मेरे पास। यहाँ पे f(x) दिया हुआ है x + 1, g(x) दूसरा कोई फंक्शन दिया हुआ है 2x - 3। हमने फाइंड करना है f + g(x). तो ये पीछे हम अलजेब्रा में देख चुके हैं इसके। तो इस चीज़ को f(x) + g(x) के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा x + 1 + 2x - 3। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर देता हूँ मैं। x + 2x हो गया 3x, 1 - 3 तो माइनस के 2 बच जाएंगे। तो ये इनका एडिशन कर दिया मैंने, दो फंक्शंस का सम हो गया यानी कि। इसी तरीके से डिफरेंस की बात अगर मैं करता हूँ f - g(x), तो ये चीज़ इक्वल होगी f(x) - g(x) के। तो f(x) है मेरे पास x + 1 - gx करेंगे तो माइनस से दोनों साइन बदल जाएंगे, 2x माइनस का हो जाएगा और 3 प्लस का बन जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास x - 2x, तो माइनस के ज़्यादा है, माइनस का x बच जाएगा, 1 + 3 = 4 बन जाएगा। तो ये आपका डिफरेंस आ गया। थर्ड पार्ट में इसमें हमारे पास है f/g(x), और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं f(x/g)। तो f(x) आपका है x + 1/2x - 3। तो इस तरीके से आप ये इनका सम, डिफरेंस और डिवीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सम है ये, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8। लेट f फंक्शन दिया हुआ है, बी अ फंक्शन फ्रॉम z to z, इंटीजर टू इंटीजर है, डिफाइंड बाय
एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर ए एंड बी डिटरमाइंड ए बी। तो ए और बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगी देखते हैं। फंक्शन एफ जो है वो मुझे दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो 1 1 बिलोंग करता है, 2 3 हमारे फंक्शन से बिलोंग करता है, 0 -1 -1 -3। तो ये ऑर्डर्ड पेयर हैं जो हमारे फंक्शन से रिलेटेड हैं, जो कि जेड टू जेड हमारे पास फंक्शन है एक इंटीजर टू इंटीजर, और यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी। अगर हो तो आपने ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बताना है क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ये आपके डोमेन है 1 2 0 और -1, और रेंज क्या है 1 3 -1 -3। तो ए और बी हमने इस तरीके से वैल्यू निकालनी है जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हों। और इस चीज़ को सेटिस्फाई करने का मीन्स क्या है, एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो मेरे फंक्शन की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। एक्स इक्वल टू 2 है तो आपका एफ 2 क्या होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए। एफ 0 अगर मैं लेता हूँ तो ये -1 के इक्वल होना चाहिए। एफ -1 लेता हूँ तो फंक्शन की वैल्यू -3 होनी चाहिए। तो इनमें से आप, क्योंकि हमारे को 2 वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं, 2 वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 2 इक्वेशन होनी ज़रूरी हैं, तो आप इनमें से कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर लेकर आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो वी हैव, तो मैं पहले इस ऑर्डर्ड पेयर को ले लेता हूँ, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो एफ 1 इक्वल टू 1 आएगा मेरे पास। एफ एक्स में आप 1 एक्स की जगह 1 रखिए, तो a इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। ए 1 जा ए प्लस बी इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये होगी। सेकंड में आप इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे x 0 है तो b की वैल्यू सीधी आ रही है मेरे पास। तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू -1 आपका बनता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें 0 रखता हूँ तो a इंटू 0 प्लस बी इक्वल टू -1 बनेगा। तो ये चीज़ आपकी 0 बन गई पूरी टर्म। तो यहाँ से b इक्वल टू -1 आ गया। ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ 1 में, पुट इन 1 वी गेट a, और यहाँ पर b की जगह मैंने रखा -1, तो a -1 इक्वल टू 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू मेरे पास 2 और b की वैल्यू -1 बन जाती है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। अगर मैं a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1 रखता हूँ तो एफ एक्स आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। 2 इंटू एक्स मीन्स 2x माइनस बी की जगह मैंने रख दिया -1। तो ये फंक्शन है आपका। तो इस चीज़ को मैं सेटिस्फाई भी देखता हूँ करते हैं कि नहीं करते सारे। तो अगर मैं x1 लेता हूँ तो फंक्शन की वैल्यू देखते क्या आते हैं, 2 1 जा 2 -1 करेंगे तो पूरे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू 1 आ जाती है। 2 रखता हूँ मैं, 2 2 जा 4 4 -1 करूँगा तो 3 आ जाएगा। x को 0 रखता हूँ, 2 0 जा 0 0 -1 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू -1 रखता हूँ यहाँ पे 2 इंटू -1, तो ये -2 और -1 -2 -1 -3 बन जाएंगे। तो ये जो हमारा एफ एक्स है ये सभी ऑर्डर्ड पेयर को वेरीफाई करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इस तरीके से हमने इसको a और b की वैल्यू निकाल लेनी है। कोई 2 इक्वेशन बनाकर आप इन 2 की बजाय इन 2 को ले सकते हो, इन 2 को ले सकते हो, किन्हीं भी 2 ऑर्डर पेयर को लेकर इक्वेशन बना के उनको सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन को सॉल्व करना हमें 10th क्लास में सीख ही चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखते हैं क्या कह रहा है हमें। लेट R बी अ रिलेशन फ्रॉम n to n and defined by, रिलेशन मेरे पास दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट a and b both are natural numbers and a is equal to b square। तो हमें दिखाना है आर द फॉलोइंग ट्रू, a बिलोंग्स टू r for all a belongs to n। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं a की वैल्यू 1 लेता हूँ तो b भी 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि a से मतलब क्या है, सेम नंबर से है। हर नेचुरल नंबर अपने आप से रिलेटेड है या नहीं, मुझे ये चीज़ दिखानी है इसमें। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 1 की,
तो 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है। बट अगर और किसी भी नंबर को आप देखें 2 इक्वल टू 2 स्क्वायर नहीं होता, 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर नहीं होता, 4 इक्वल टू 4 स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो सिर्फ आपका 1 ऐसा नंबर है जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा, बाकी नहीं करता। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर, 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर, और कितने भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। आप सिर्फ एक एग्जाम्पल देकर भी अपना बात को प्रूव कर सकते हैं। हैंस ए डजंट बिलोंग टू रिलेशन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो अपने आप के साथ ऑर्डर पेयर बन रहा है वो हमारे रिलेशन का एलिमेंट नहीं बनता, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। सेकेंडली इसने पूछा है ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज्ड बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर कोई ए बी बिलोंग कर रहा है आर से तो बी ए भी आर से बिलोंग करेगा, आर से रिलेटेड होगा। तो ये हमने शो करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं वी हैव, हाँ जी, ए इक्वल टू बी स्क्वायर की बात करता हूँ मैं अगर, तो मैं ए को 4 और बी को 2 लेता हूँ। तो ये जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है ये रिलेशंस को बिलोंग करता है, बिकॉज 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। इस चीज़ का मीनिंग क्या है, हमारा जो ए है यानी कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो इक्वल है सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर के इक्वल। बट 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4 का स्क्वायर। 2 तो 4 के स्क्वायर के इक्वल नहीं होता, 4 का स्क्वायर 16 बनेगा जो कि 2 के इक्वल नहीं होता। तो दैट मीन्स 2 4 ऑर्डर्ड पेयर जो बनेगा 2 का और 4 का वो डजेंट बिलोंग टू आर, वो हमारे रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू आर है बट बी ए डजेंट बिलोंग टू आर। तो इस तरह से हमारी जो सेकंड इसमें चीज़ कही थी वो भी प्रूव नहीं होती, वो भी ट्रू नहीं है। देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डजेंट बिलोंग टू आर फॉर और ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सभी नेचुरल नंबर पे ये चीज़ लागू नहीं होती। बहुत से ऑर्डर पेयर ऐसे हैं ए बी जो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन बी ए बिलोंग नहीं करता। थर्ड इसमें हमारे पास है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं वी हैव, इसी चीज़ को अगर मैं ले लेता हूँ 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4, तो 16 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है आपका आर से, एंड 4 2 आल्सो बिलोंग्स टू आर बिकॉज 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, दैट इम्प्लाइज टू 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर एंड 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। अब मेरे को दिखाना है 16 2 भी आर से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। लिखेंगे बट 16 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज टू 16 2 जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो आपका आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डजेंट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डजेंट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एन। नेचुरल नंबर के सेट में से कोई भी 3 नेचुरल नंबर जो हैं वो इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो यही हमने इसमें दिखाना था कि वो उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये ट्रू नहीं है तीनों स्टेटमेंट। मीन्स हमारा जो फंक्शन हमारा जो रिलेशन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना ही
सिमेट्रिक रिलेशन है और ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ऐसे फंक्शंस को हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं, जिसमें हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होता है। तो ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, अगर सभी नेचुरल नंबर अपने आप से रिलेटेड होते तब हम इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अगर हमारे पास ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए भी बिलोंग्स टू आर करता है, तो ऐसे रिलेशन को हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। और थर्ड हमारे पास इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर अगर आता है, इट मीन्स दैट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये जो हमारा रिलेशन है, ना ही ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। लेट ए बी, हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं। ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4। सेट बी दिया हुआ है मुझे 1 5 9 11 15 16। और हमारा जो फंक्शन है एफ, उसमें ऑर्डर पेयर शामिल हैं 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। तो एफ कोई रिलेशन है, तो हमें को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो इसमें पहले इसने कहा है एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ तो 1 5 का ऑर्डर्ड पेयर है, 2 का 9 के साथ पेयर बनाया हुआ है, 3 का 1 के साथ पेयर है, 4 का 5 के साथ पेयर है और 2 का 11 के साथ भी पेयर है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इजीली जो हमारा जो एफ है, तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंस एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमारी ए और बी की होगी, उसमें सारे एलिमेंट आएंगे हमारे पास। तो कोई भी अगर आपका ए क्रॉस बी का सबसेट होता है तो वो हमारा रिलेशन कहलाता है फ्रॉम ए टू बी। देयरफॉर एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, तो हमारा ये रिलेशन है। अब हम बात करते हैं सेकंड में, इसने पूछा है एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो हमने ये बताना है कि फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन में दो कंडीशन मेरे पास होती हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि हमारा जो डोमेन है उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना हो बी में। और सेकेंडली होना चाहिए कि जो एलिमेंट हैं डोमेन के, उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी कि एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 रिलेटेड है 5 से, 2 रिलेटेड है 9 से, 3 रिलेटेड है 1 से, 4 रिलेटेड है 5 से। सभी जो एलिमेंट है वो किसी न किसी से रिलेटेड ज़रूर हैं, लेकिन हमारे पास की जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि 2 9 2 11। तो हमारे पास 2 एक ऐसा नंबर है जिसकी दो अलग अलग इमेजेस हमारे पास आ रही हैं, दो अलग अलग नंबर से ये बिलोंग कर रहा है, रिलेटेड है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं होगा। और उसमें आप लिखेंगे सिंस एलिमेंट 2 बिलोंग्स टू डोमेन, जो कि हमारे डोमेन से बिलोंग कर रहा है, हैज़ 2 different images, therefore f is not a function from a to b।
तो f हमारा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। हमारे एक एलिमेंट डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी दो डिफरेंट इमेजेस हैं, दो डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल रहा है फंक्शन में के थ्रू, तो ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, if f be the subset of z cross z defined by f is equal to ab a plus b such that a b belongs to z means integers है, is f a function from z to z, justify your answer। तो हमारे पास हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए बी है, सेकंड एलिमेंट ए प्लस बी है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी दो वैल्यूज़ हैं जिसमें ए बी जो है वो ए प्लस बी के इक्वल नहीं आता, या दो अलग अलग वैल्यूज़ के इक्वल आता है, तब हम कहेंगे ये फंक्शन नहीं है, अदरवाइज ये फंक्शन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम लेट कर लेता हूँ, मैं ए को 1 लेट कर लिया मैंने, एंड बी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से मेरे पास आएगा ए बी इज इक्वल टू, सॉरी 2 की बजाय 8 ले लें आप, 1 इंटू 8, तो 8 आ रहा है वैल्यू, एंड ए प्लस बी आपका आ रहा है 1 प्लस 8 इक्वल टू 9। तो अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट 8 के लिए सेकंड एलिमेंट हमारा 9 बन रहा है। अगेन लेट ए को मैं 2 और बी को 4 लेट करता हूँ, तो ए बी मेरा बनेगा 2 इंटू 4 दैट इज़ इक्वल टू 8, एंड ए प्लस बी इक्वल टू 2 प्लस 4 दैट इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे फर्स्ट एलिमेंट के लिए दो अलग अलग सेकंड एलिमेंट बन रहे हैं। इस कंडीशन में ए बी 8 आ रहा है, जबकि ए प्लस बी 9 बन रहा है, ए बी दोबारा 8 आ रहा है, यहाँ पे ए प्लस बी 6 बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग इमेजेस दिखा रहा है एलिमेंट 8। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंस एलिमेंट 8 बिलोंग्स टू डोमेन हैज़ टू डिफरेंट इमेजेस, हैज़ टू डिफरेंट images 9 and 6, therefore f is not a function। तो f जो है वो एक फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, लेट ए आपके पास सेट दिया हुआ है 9 10 11 12 13, और एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू एन, एन स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो एफ एन हमारे पास दिया हुआ है, फंक्शन एफ एन इज इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो हमने रेंज बतानी है एफ़ की क्या होगी। तो हमारे पास डोमेन जो है वो सेट ए है, रेंज आपने बतानी है। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें वैल्यू निकाल कर देखता हूँ तो एफ ऑफ 9 मेरे पास बनता है इक्वल टू 3, क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट प्राइम फैक्टर लेने हैं। तो 9 के फैक्टर बनते हैं 1 3 9। तो इनमें से 1 और 9 प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ 3 जो है वो प्राइम नंबर है। तो यही इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बनेगा। एफ ऑफ 10 की अगर मैं बात करता हूँ, एक्स को मैंने 10 ले लिया, तो 10 का प्राइम फैक्टर बनेगा 5। एफ ऑफ 11 की अगर मैं बात करता हूँ तो 11 के फैक्टर 1 और 11 खुद ही है, और इसमें प्राइम फैक्टर बनता है 11। एफ ऑफ 12 लेता हूँ, 12 के फैक्टर बनेंगे 1 2 3 6 और 12। तो इनमें से प्राइम फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो 3 बनेगा।
इस तरीके से एफ ऑफ 13 की अगर मैं बात करता हूँ तो 13 का प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13 खुद ही बनेगा क्योंकि 13 प्राइम नंबर भी है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो यहाँ हमारा जो एफ़ होगा उस चीज़ को अगर मैं रिलेशन एफ़ की बात करता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा 9 3 10 5 11 11 12 3 13 13। तो ये आपका बन गया सेट की फॉर्म में। तो हमने इसकी रेंज बतानी थी सिर्फ, रेंज ऑफ एफ, देयरफॉर रेंज ऑफ एफ हमारे पास होगी सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। तो 3 5 11 3 13। तो 3 को हम एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। 3 5 11 एंड 13। तो ये हमारी रेंज ऑफ एफ होगी। और डोमेन तो आपका गिवन ही है, 9 10 11 12 और 13 है। तो ये हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज थी चैप्टर 2 की। तो इसमें हम थोड़ा सा इसको ध्यान से करें, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ये एक्सरसाइज भी। और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।